कल हम लोग ने, हाँ उसके आगे ही पढ़ाएंगे जहां तक पढ़ाया था कल। आई होप स्क्रीन है वो दोनों आ रहा है, जल्दी से एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखिए कल हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था। कल हम लोग ने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी को, डाइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने। डाइजेशन का मतलब हमने आपको क्या बताया था, ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। बात समझिएगा। वॉल्यूम क्लियर है सबको? वॉल्यूम ठीक आ रहा है ना? वॉल्यूम क्लियर है? बेटा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, जिसके में वॉल्यूम कम लग रहा है वो अपना वॉल्यूम बढ़ाए प्लीज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने डाइजेशन बताया था, हमने आपको डाइजेशन हमेशा किसी न किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, और एक डेफिनेट पीएच पर होता है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन कराते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं उनको। और ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। क्या बना देते हैं ये, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है उससे लगे हुए ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमने बताया था आपको, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो हमने आपको बताया था, एलिमेंट्री कैनाल किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग को हम लोग माउथ कहते हैं और इसके एंड पॉइंट को हम लोग कहते हैं एनस। और इसके बीच में जो भी पार्ट आते हैं वो सब एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा होते हैं। जैसे माउथ, फेरिंग्स था, उसके बाद फूड पाइप यानी ओएसोफेगस था, उसके बाद क्या था, स्टमक था, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसकी लास्ट ओपनिंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, ठीक। उसमें हमने माउथ आपको बता दिया था, माउथ में टीथ की कंडीशंस हमने बताई थी, ठीक है। टीथ में हमने चार कंडीशंस आपको बताई थी कि ह्यूमन डेंटिशन में हम लोग डेसिडुअस कंडीशन देखते हैं, यानी ऐसे दांत जो गिर जाते हैं और दोबारा निकलते हैं। ह्यूमन डेंटिशन में हम लोग डाइफाइडॉन कंडीशन देखते हैं। डाइफाइडॉन कंडीशन का मतलब होता है यहाँ पर दो बार दांत निकलते हैं, एक बार दांत निकलते हैं, गिर जाते हैं और फिर निकलते हैं। जो दांत गिर जाते हैं उनको हम लोग टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, वेरी गुड। और जो दोबारा निकलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं काउंट में बेटा, और टेम्परेरी टीथ, सॉरी, टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था थीकोडॉन्ट कंडीशन होती है। थीकोडॉन्ट कंडीशन का मतलब होता है जो दांत होता है वो हड्डी के बने हुए जबड़े में धंसा रहता है, ये कंडीशन पाई जाती है, जिसको हम लोग हेट्रोडॉन्ट कंडीशन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोडॉन्ट कंडीशन कहते हैं। हेट्रोडॉन्ट कंडीशन का मतलब कि अगर बात करते हैं हेट्रोडॉन्ट कंडीशन में क्या होता है, हेट्रोडॉन्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें बेटा, डेसिडुअस टीथ गिर जाने वाले आपके टेम्परेरी टीथ होंगे जो 20 होंगे, जो क्या होंगे, 20 होंगे, दे विल बी 20 इन नंबर। क्या हो जाएंगे, ये 20 टीथ होंगे। उसके बाद हमने आपको हेट्रोडॉन्ट कंडीशन बताई। हेट्रोडॉन्ट में हमने चार तरह के दांत बताए, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स। इसमें इंसीजर कटिंग करते हैं, कैनाइंस टीयरिंग करते हैं, प्रीमोलर और मोलर ग्रिंडिंग करते हैं, ठीक। खैर ये सब चीजें हम लोग ने देखी, डेंटल फॉर्मूला देखा, फिर हम लोग ने फेरिंग्स देखा, और फेरिंग्स के बाद अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, ओएसोफेगस से हम लोग बात को शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात को पहले बहुत गौर से समझिएगा, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा बात को बेटा। चलिए, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, ओएसोफेगस देखते हैं। ओएसोफेगस की अगर बात करते हैं तो ओएसोफेगस क्या होता है, ये लॉन्ग ट्यूब होता है। हमारा फेरिंग्स किसमें खुलता है, ओएसोफेगस में खुलता है। फेरिंग्स किसमें खुलता है, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ओएसोफेगस।
फेरिंग्स ओपन्स इनटू ओएसोफेगस। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारा फेरिंग्स किसमें खुलता है बेटा? फेरिंग्स जो होता है ये ओएसोफेगस में खुलता है। ओएसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ओएसोफेगस को और क्या कहा जाता है बेटा? फूड पाइप भी कहा जाता है। देखिए होता क्या है कि ये हमारा जो माउथ है, माउथ की कैविटी को बक्कल कैविटी, ये अगर मैं बना दूं ये इस तरह से, ठीक, तो ये टंग आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा पैलेट हो गया, ये हमारी नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी यानी नेजल चैम्बर है, और ये हमारी बक्कल कैविटी, ये हमारी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी है, और ये क्या है? नेजल कैविटी है। ये दोनों ही जाकर के किस में खुलती हैं बेटा? एक कॉमन रास्ते में खुलती हैं, और इस कॉमन रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा? फेरिंग्स बोला जाता है। इस कॉमन रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए फेरिंग्स के आगे दो चीजें हैं, यही हमारी एनसीईआरटी में दोनों बातें लिखी हुई हैं, बहुत ध्यान से समझना है बेटा। फेरिंग्स के आगे दो चीजें हैं, एक तो ये ट्यूब दिख रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? फूड पाइप है, यानी ये ओएसोफेगस है। ये क्या है हमारा? ओएसोफेगस। कुछ कुछ बुक्स में इसको ईसोफेगस भी लिखते हैं, ओ नहीं लिखा रहता है, वो भी बात एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा, इसी के पास एक और ट्यूब रहता है जिसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विंड पाइप कहते हैं। बात समझिएगा, क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप कहते हैं। देखिए जरा, एक फूड पाइप है और दूसरा विंड पाइप, यानी ओएसोफेगस है और दूसरा क्या है? हमारा विंड पाइप है। बेटा अब समझिएगा, यहां पर फूड पाइप की एंटीरियर ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप की एंटीरियर ओपनिंग को बोला जाता है गलेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गलेट बोलते हैं। और विंड पाइप की एंटीरियर ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। विंड पाइप की एंटीरियर ओपनिंग को हम लोग कहते हैं बेटा ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। तो गलेट और ग्लॉटिस दो चीजें हो गई, क्या हो गई? एक गलेट हो गया और दूसरा क्या है? ग्लॉटिस। गलेट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ फूड पाइप यानी ओएसोफेगस, और ग्लॉटिस इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप यानी ट्रैकिया। देखिए अब यहां पर एक चीज समझना है हम लोगों को बेटा, कि जो हमारा ग्लॉटिस है, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस। सो अवर ग्लॉटिस इज कवर्ड विद एपीग्लॉटिस। ये किसके द्वारा कवर्ड है? ये बच्चों एपीग्लॉटिस के द्वारा कवर्ड है। वेरी गुड। और ये एपीग्लॉटिस क्या करता है बेटा? दिस एपीग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ये फूड पार्टिकल को विंड पाइप में जाने से रोकता है। वेरी गुड। ये क्या करता है बेटा? फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक। बात समझिएगा, ठीक है। तो ये एक लीफ लाइक स्फिंक्टर है। ये क्या है? ये इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। स्फिंक्टर नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है। स्फिंक्टर बेटा एक वॉल्व होता है, स्फिंक्टर वॉल्व। ये वॉल्व नहीं है, ये पत्ती नुमा स्ट्रक्चर है, पत्ती की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये एनसीईआरटी में दी भी हुई है। तो फेरिंग्स किसमें खुल रहा है? फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी के लिए। यहां से हवा और पानी दोनों ही गुजरते हैं बेटा। जो हवा होती है वो विंड पाइप में चली जाती है, और जो खाना होता है, पानी होता है, वो फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप यानी ओएसोफेगस की एंटीरियर ओपनिंग को गलेट कहते हैं, विंड पाइप की एंटीरियर ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। गलेट के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, वहीं ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है बेटा? वहीं ग्लॉटिस की अगर बात करते हैं तो ग्लॉटिस के ऊपर एक पत्ती की तरह
एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बेटा एपिग्लॉटिस कहते हैं, और ये एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ये फूड पाइप, विंड पाइप में फूड पार्टिकल को जाने से रोकता है। ठीक बेटा, पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन आप नोट्स जो है वो साथ में जरूर बनाते हुए चले। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टुगेदर विद द क्लास। ठीक है, क्लास के साथ आप नोट्स बनाते हुए चले। ठीक, अभी सब बताएंगे बेटा, पेरिस्टालसिस वगैरह सब बताएंगे अली मोहम्मद। चलिए अब देखिए, अब जब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये ओएसोफेगस है। ओएसोफेगस कहां से चला? ओएसोफेगस बेटा ये नेक, थोरेक्स, ये बेटा नेक, थोरेक्स, थोरेक्स यानी कि चेस्ट वाले रीजन, ये देखिए ये जो चेस्ट वाला रीजन है, नेक, नेक, थोरेक्स और एब्डोम और डायाफ्राम से गुजरता हुआ, डायाफ्राम से गुजरता हुआ ये किसमें खुलता है? थ्रू नेक, थोरेक्स एंड डायाफ्राम। इससे गुजरता हुआ बेटा ये किसमें खुलता है? इट ओपन्स इनटू ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्टमक कहते हैं। तो जितना मैं बता रहा हूं इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, एब्डोमेन की अगर बात करेंगे बेटा, तो एब्डोमेन में आपके पेट और पेट के नीचे वाला हिस्सा एब्डोमेन में आता है। चलिए, तो ओएसोफेगस में ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी गर्दन से गुजरता है, हमारे सीने से यानी थोरेक्स से गुजरता है, और डायाफ्राम से गुजरते हुए किसमें खुलता है? स्टमक में खुल जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात आती है बेटा किसकी? स्टमक की। तो लेट अस टॉक अबाउट स्टमक। चलिए देखते हैं स्टमक के बारे में। ग्लॉटिस जो होता है बेटा, ग्लॉटिस जो होता है ये विंड पाइप की ओपनिंग को बोला जाता है। ठीक, चलिए अब अगली बात आती है क्या चीज? स्टमक। स्टमक की अगर बात करते हैं तो स्टमक क्या होता है? स्टमक इज ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक क्या है बेटा? ये एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टमक में कौन खुलता है? ओएसोफेगस खुलता है। कौन खुलता है बेटा? ओएसोफेगस खुलता है स्टमक में। ओएसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक। ओएसोफेगस ये किसमें खुलता है बेटा? स्टमक में खुलता है। किसके थ्रू खुलता है? एक वॉल्व के थ्रू खुलता है बेटा। यहां पर एक वॉल्व होता है, वॉल्व को हम लोग स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। दिस वॉल्व और स्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रो ओएसोफेजियल, गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। बेटा हम जो पढ़ा रहे हैं पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना तब आप इस पे ध्यान दीजिए, वरना आपको ये छोड़ के बाकी सब समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा ना। तो अभी आप ध्यान दीजिए, टॉपिक एक बार खत्म हो जाए, आपको कोई डाउट रह जाए, चाहे पेरिस्टालसिस है चाहे कोई भी मैटर है, तब आप हमसे पूछिए, तब हम आपको बता देंगे। अभी आप फोकस कीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हमने ये कहा बेटा ओएसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ये फूड पाइप देखिए, ये ओएसोफेगस है हमारा। ये क्या है? ये ओएसोफेगस है। ठीक, ओएसोफेगस किसमें खुल रहा है? दिस ओएसोफेगस इज ओपनिंग इनटू स्टमक। ये पूरा क्या है? हमारा स्टमक है। ठीक बेटा, स्टमक के लिए हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक। तो ऐसा वॉल्व जो गैस्ट्रिक यानी स्टमक और ओएसोफेगस के बीच में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रो ओएसोफेजियल वॉल्व, या फिर आप इसको गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, मान लीजिए यहीं पर क्या है? ये हमारा गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या है बेटा? यहां पर गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
जब आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज क्या आती है, स्टमक के पार्ट्स। स्टमक के पार्ट्स की अगर बात करेंगे बेटा, तो हमारे स्टमक में 4 पार्ट्स एनसीईआरटी ने बताए हैं। पहला पार्ट होता है कार्डियक, दूसरा पार्ट होता है बेटा फंडस या फंडिक, तीसरा पार्ट है बॉडी, और चौथा पार्ट है पाइलोरस या पाइलोरिक। क्या है, पाइलोरस या फिर पाइलोरिक। तो 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडस, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज यहां पर जो है वो ये है कि बेटा एनसीईआरटी कहती है जो बॉडी है ये मेन सेंट्रल रीजन है। ये क्या है, मेन सेंट्रल रीजन। तो हमारे स्टमक का मेन सेंट्रल रीजन क्या होता है बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो हमारा स्टमक का मेन सेंट्रल रीजन क्या है बेटा, बॉडी। तो स्टमक को 4 पार्ट में बांटा गया, कार्डियक, फंडस, बॉडी या पाइलोरिक, ठीक है। फंडस को फंडिक भी कह सकते हैं, पाइलोरस को पाइलोरिक भी कह सकते हैं, पाइलोरस को पाइलोरिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बेटा ये पाइलोरस किसमें खुलता है, दिस पाइलोरस ओपन्स इनटू द डियोडेनम। ये देखिए ये इन्होंने क्या बनाया है, डियोडेनम बनाया है, ठीक। तो स्टमक के पार्ट्स की अगर बात करें हम लोग, तो स्टमक के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, कार्डियक, फंडस और फंडिक, थर्ड इज बॉडी एंड द फोर्थ इज पाइलोरस या फिर पाइलोरिक, ठीक। पाइलोरस या पाइलोरिक जो होता है ये किसमें खुलता है बेटा, ये आगे जाकर के खुल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ रहे हैं। ये किसमें खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो देखिए क्या होगा यहां पर, स्टमक हमारा किसमें खुलता है, स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किसमें खुल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। किसके थ्रू खुलता है बेटा, थ्रू द पाइलोरस, पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर। किसके थ्रू खुलता है ये, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू खुलता है, ठीक है। अच्छा, पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू खुलता है, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब समझिए जरा इसको पाइलोरस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं, पाइलोरस या फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टमक के 4 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो लास्ट वाला पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में यानी डियोडेनम में खुलता है, दूसरा पार्ट जिजुनम और तीसरा इलियम। तो यही हम कह रहे हैं कि स्टमक जो है पाइलोरस के थ्रू, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी डियोडेनम में खुल जाता है, ठीक। अब आती है बात किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी बात करते हैं अब बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये बेटा एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल। ये क्या है, ये एक ओवरऑल हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको 3 पार्ट्स में बांटा गया। जिसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, दे आर डियोडिनम, सेकेंड इज जेजुनम एंड द थर्ड इज इलियम। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम।
डिओडेनम कैसा पार्ट होता है बेटा? इट इज सी शेप्ड पार्ट। ये कैसा है? ये बेटा सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। डिओडेनम क्या है? ये एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक बेटा, अभी हम आपको बताएंगे एलिमेंट्री की एलिमेंट। बेटा सुनिए मेरी बात, सकीना जी, यू शेप्ड नहीं बोलेंगे आप। एनसीईआरटी जब उठाएंगे तो एनसीईआरटी उठा के देखिए, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी से आपकी कॉपी चेक होगी। अलग अलग मॉड्यूल्स में भी यू शेप्ड लिखा रहता है, बट यू हैव टू रिमेंबर सी शेप्ड। एनसीईआरटी में उसने मेंशन किया है सी शेप, तो यही याद रखिएगा अगर +4 करना है, वरना -1 हो जाएगा। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कोई भी बुक मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए अगर तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, और डिओडेनम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है बेटा जेजुनम। जेजुनम इज ए क्वाइल्ड पार्ट। ये इंटेस्टाइन का कैसा पार्ट है बेटा? क्वाइल्ड पार्ट होता है। और इलियम जो होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली क्वाइल्ड, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाईली क्वाइल्ड पार्ट। सबसे ज्यादा क्वाइलिंग जो हमको दिखती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किस में दिखती है? इलियम में दिखती है, ठीक। और ये भी बोला जाता है कि इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो याद रखिएगा, जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है वो सबसे छोटा है, और जिसकी स्पेलिंग सबसे छोटी है वो सबसे बड़ा है। क्लियर? क्वाइल्ड का मतलब बेटा क्वाइलिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से होती है ना, तो ये क्वाइलिंग है, ये क्वाइल के रूप में, ठीक। चलिए, ये बोला जा रहा है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी वो सबसे छोटा, जिसकी स्पेलिंग सबसे छोटी वो सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज यहां पर जो हम लोग देखते हैं बेटा, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला पार्ट जो आएगा बेटा, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये अपने आप में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? दीज आर सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम, इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं बेटा? 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट्स हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के। अब समझिएगा जरा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट कौन सा है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट कौन सा है? इलियम, ठीक है। आखिरी पार्ट कौन सा है? इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? सीकम। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन किस में खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, हम सबको पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किस में खुलता है? इट ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और भाई वॉल्व तो होगा ही होगा, और यहां पे जो वॉल्व होता है उस वॉल्व का नाम होता है बेटा इलियोसीकल वॉल्व। क्या होता है? इलियोसीकल वॉल्व होता है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा वॉल्व होता है? इलियोसीकल वॉल्व, ठीक है। इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल्व होता है वो इलियोसीकल वॉल्व। अब बेटा आप, प्रॉब्लम बहुत है आप लोग के साथ, अब आप यू शेप और सी शेप में फंसे रहिए। नई एनसीईआरटी में सी शेप है बेटा, सी शेप याद रख लीजिए, ठीक है। और ना मानो तो आप यू शेप ही पढ़े रहिए, ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए, अब यू और सी में फंसे हुए हैं आप लोग। चलिए, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट दैट इज इलियम,
ये किसमें खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में खुलता है, जिसको हम लोग सीकम कहते हैं। किसके थ्रू? एक वॉल्व या स्फिंक्टर के थ्रू। इस वॉल्व या स्फिंक्टर को हम लोग इलियोसिकल वॉल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। बात समझिएगा, सीकम एक ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये एक ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? ठीक है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब समझते हैं? सिम्बायोसिस का मतलब आप हमको बता सकते हैं? ठीक, अच्छा, हम अगर आपसे कहें कि सिम्बायोटिक इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, सिम्बायोटिक में इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? ये एक प्लस प्लस इंटरेक्शन है, ये एक प्लस माइनस इंटरेक्शन है, ये एक माइनस माइनस इंटरेक्शन है, या फिर ये एक माइनस प्लस इंटरेक्शन है? वेरी गुड, ये क्या कैसा इंटरेक्शन है? वेरी गुड, ये एक ए वाला, यानी कि पहला वाला सही है, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसे एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रहते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को मदद करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करते हैं। किसमें? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। ठीक है, तभी हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन को प्लस प्लस रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसे लाइकेन्स, लाइकेन्स क्या होते हैं बेटा? ये एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें एल्गी जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई को फूड देता है, बदले में फंजाई उसको क्या करता है? रहने के लिए घर देता है और उसको मॉइस्चर भी देता है। ठीक, तो ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मतलब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमको फायदा पहुंचाते हैं और बदले में हम भी उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। हम क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? हम लोग उनको रहने के लिए घर दे रहे हैं और ये जो है ये हम लोगों को क्या कर रहा है? फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, विटामिन वगैरह सिक्रीशन में हेल्प करता है, बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक, तो सीकम की ये बात हो गई। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। हमारे सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जिसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यहां से क्या निकलता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं इसको? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का रोल क्या होता है बेटा? ये सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेलुलोज डाइजेशन। लेकिन बेटा हम लोग सेलुलोज को यूज नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोगों में ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, दिस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्यों? अभी हम आपको बताते हैं क्यों है। ये कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमने कल आपको बताया वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में तो फंक्शनल थे, लेकिन आज के टाइम पर ये नॉन फंक्शनल है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो सेलुलोज का डाइजेशन करता है। बेटा पहले जो ह्यूमन होता था वो कच्चे प्लांट्स खाता था, मैक्सिमम क्या करता था? कच्चा प्लांट, कच्चा एनिमल खाता था। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सेलुलेज एंजाइम वगैरह निकालता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे हम लोगों ने खाने को पका करके खाना शुरू किया। और जब हम लोग बेटा खाने को पकाते हैं तो सेलुलोज की खास बात ये होती है कि वो हाई टेम्परेचर पर अपने आप ही टूट जाता है। और जब ये ऑलरेडी ब्रोकन सेलुलोज हमारी बॉडी में आएगा तो उसका डाइजेशन क्या हो जाएगा?
जरूरत पड़ेगी नहीं, वो ऑलरेडी किस फॉर्म में आया है, सिंपल फॉर्म में आया है मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जनरेशन बाय जनरेशन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का यूज कम होता चला गया, और इसी कारण ये कैसा हो गया, ये नॉन फंक्शनल हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आई बात सबको? ठीक है, अब बेटा ऐसे थम्स अप करके बता दिया करिए, ठीक है, थम्स अप करके बता दिया करिए तो हमको आ जाएगा कि आपको आ रहा है। ठीक, ठीक, तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक, अच्छा, तो आगे जब बढ़ेंगे बेटा, तो हमने अभी तक कितने वेस्टिजियल ऑर्गन देखे, 3। एक हमारे कैनाइंस वेस्टिजियल है, दूसरा हमारा थर्ड मोलर वेस्टिजियल है, और तीसरा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो ये सीकम के बारे में हम लोग ने बात कर ली। ठीक, अब अगला आता है कोलन। कोलन को एनसीईआरटी ने कहा कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। एक कौन सा कोलन है, एक को हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलन, क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलन। दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, अभी मैं आपको बिल्कुल अभी दिखा देता हूं इसको डायग्राम में, ट्रांसवर्स कोलन। तीसरा होता है बेटा डिसेंडिंग कोलन, और चौथा होता है हमारा सिग्मोइड कोलन। कौन सा होता है बेटा, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, और यही सिग्मोइड कोलन आगे जाकर के किस में खुलता है, रेक्टम में खुलता है। और रेक्टम क्या करता है बेटा, इट स्टोर्स द फीकल मैटर, ये फीकल मैटर यानी कि पॉटी को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, इट स्टोर्स द फीकल मैटर टेम्पोरेरीली। ठीक है, एंड, और इसके बाद इस फीकल मैटर को कुछ समय के बाद बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। कब, एट द अर्ज ऑफ डेफिकेशन। अर्ज ऑफ डेफिकेशन का मतलब पॉटी लगने पर इस फीकल मैटर को क्या कर देते हैं, बॉडी के बाहर कर देते हैं। इस टेम्परेरीली स्टोर्ड, रेक्टम में क्या होता है, इट स्टोर्स द फीकल मैटर टेम्परेरीली एंड रिलीजेज इट थ्रू द एनस at the urge of defecation। डेफिकेशन का मतलब डीफिकेशन, फीकल मैटर का बाहर जाना, डीफिकेशन। ठीक है, आई बात समझ में? वॉलेंटरी मूवमेंट है बेटा, ये वॉलेंटरी मूवमेंट होता है। हम जब आपको पढ़ाएंगे डेफिकेशन रिफ्लेक्स इसी चैप्टर में तो बताएंगे आपको। ठीक, तो ये बात हो गई। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं बेटा उसके पार्ट्स को, जो हमने अभी आपसे कहा कि हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहां पर जब हम लोग देखेंगे बेटा, तो देखिए ये भाई, ये हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो गया। ये क्या हो गया, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये सीकम का ही तो पार्ट है ना, सीकम से निकला वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये देखिए, ये सीकम है, सीकम से निकलता है, ये मान लीजिए यहां से यहां तक ये सीकम है। सीकम के बाद बेटा कोलन शुरू हो जाता है। तो ये जो कोलन नीचे से ऊपर जा रहा है, भाई नीचे से ऊपर जाने को ही तो असेंडिंग ऑर्डर बोलते हो ना। ऊपर से नीचे आना या बड़े से छोटे की तरफ आना क्या कहलाता है, ये डिसेंडिंग बोलता है। बेटा उसी स्लाइड पे आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये हमारा असेंडिंग कोलन, ये इस तरह से जा रहा है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन। ये ऊपर से नीचे आ रहा है यही कोलन, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलन। और ये देखिए, ये इस तरह से घूम गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलन। क्योंकि हमारा सिग्मोइड कर्व कुछ इस तरह से आता है, तो ऐसे ही इसको बोला जा रहा है सिग्मोइड कोलन। ठीक, तो यही हमको ध्यान रखना है। तो एक असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, और फिर ये क्या आ गया, सिग्मोइड कोलन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और फिर सिग्मोइड कोलन। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ कोलन। और ये कोलन किस में जाकर होता है, खुलता है, रेक्टम में खुलता है। देखिए, और रेक्टम में अर्ज ऑफ डेफिकेशन के थ्रू, रेक्टम की ओपनिंग जिसको एनस कहते हैं, इससे ये बॉडी के बाहर हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बेटा हिस्टोलॉजी को।
अब हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। अब देखिए हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू लेवल पर। यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी में ये सारे ही डायग्राम हैं बेटा, ठीक है, ये सभी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, और आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी की तरफ, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हिस्टोलॉजी को देखते हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो कह रहा है जब इसके अंदर हम लोग टिश्यू वगैरह को देखते हैं, हम पूरी पीडीएफ आपको भेज देंगे बेटा, एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप कल वाली पीडीएफ मिली थी ना आपको, कल वाली पीडीएफ आपको मिली थी, तो ठीक है ना, कल वाली पीडीएफ आपको जैसे मिली थी वैसे ही आज की भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हिस्टोलॉजी देखते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल की, तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ओएसोफेगस से लेकर के, ओएसोफेगस से लेकर के, फ्रॉम ओएसोफेगस टू द रेक्टम, ओएसोफेगस से रेक्टम तक, बात समझिए, ओएसोफेगस से रेक्टम तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है, जिसको हम लोग गट भी कहते हैं, इसमें 4 लेयर्स दिखती हैं। इसमें कितनी लेयर्स दिखती हैं, 4 लेयर्स दिखती हैं, ठीक है, बात समझिएगा। ओएसोफेगस से लेकर के कहां तक, रेक्टम तक, बात समझिए बेटा। हमने कहा इस तरह से हमारा माउथ है, माउथ के बाद ये बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ये ओएसोफेगस, ओएसोफेगस स्टमक में खुलता है, स्टमक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमने इस तरह से बना दिया बेटा, और स्मॉल इंटेस्टाइन किस में खुलता है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, फिर ये असेंडिंग कोलन, ठीक है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन हमने बना दिया, क्या बना दिया, ट्रांसवर्स कोलन, फिर ये हमने बेटा डिसेंडिंग कोलन बनाया, क्या बनाया, डिसेंडिंग कोलन, फिर यहां पर सिग्मोइड कोलन आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, रेक्टम आ जाएगा। यहीं पर क्या आ गया, रेक्टम आया, और उसकी ओपनिंग एनस। तो कह रहा है ओएसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक, ठीक है। अब आप इसको पूरा खोल दीजिए एलिमेंट्री कैनाल, तो एक लॉन्ग ट्यूब है ना बेटा, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है, बात समझिएगा, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब है। आपने इस हमको देखिए, हमारा वीडियो देखिए, हमने इस एलिमेंट्री कैनाल को इस तरह से काटा, ट्रांसवर्स, ऐसे काट दिया, और ऐसे काटने के बाद हम इसको सामने से देख रहे हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से सामने से देख रहे हैं हम इसको, ठीक है। जब हम इसको बेटा सामने से देख रहे हैं, तब हमको ये 4 लेयर्स दिख रही है, ठीक है। ये 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं, वही लेयर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या है ये 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए जरा बात को समझिएगा। ये 4 लेयर्स कौन सी हैं, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर आती है बेटा, उसको हम लोग सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिरोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए, सबसे बाहर कौन सी है बेटा, सिरोसा है, फिर दूसरी कौन सी है, मस्क्यूलैरिस है, तीसरी कौन सी है, सब म्यूकोसा है, और चौथी कौन सी है बेटा, म्यूकोसा। ये एक तो आपको ऑर्डर में याद रखनी पड़ेगी कि सबसे बाहर कौन सी है, सिरोसा, तो पहला पॉइंट तो यही, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर कौन सी आती है, मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और इनर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा, म्यूकोसा। तो सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और
म्यूकोसा। ठीक, बात समझिएगा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर्स हैं। ये कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। अब यही हम लोग देखते हैं यहां पर। अगर बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी? सिरोसा की। तो सिरोसा की सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि सिरोसा बेटा एक आउटर मोस्ट लेयर है। सिरोसा कैसी लेयर है? सिरोसा एक आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये है सिरोसा, ये पहली लेयर हो गई। सिरोसा किससे बनी हुई है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। और मीजोथीलियम किसे कहते हैं बेटा? इपीथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। इपीथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन समझते हैं? हमारे थोरेक्स और एब्डोमेन में जो खोखले ऑर्गन्स हैं उनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। और इनकी एपिथीलियम को, यानी विसरल ऑर्गन की एपिथीलियम को मीजोथीलियम कहते हैं। जैसे हमारा लंग्स एक खोखला ऑर्गन है तो ये विसरल ऑर्गन है। हमारा स्टमक कैसा है? विसरल है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो इसकी विसरल ऑर्गन की एपिथीलियम को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोथीलियम कहते हैं। ठीक, तो सिरोसा इससे बनी हुई है। सिरोसा के बारे में एक और खास बात आपको याद रखनी है। इट वैसे तो ये चारों लेयर ओएसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक सभी जगह पर मिलेंगी, लेकिन अगर बात करते हैं अपर पार्ट ऑफ ओएसोफेगस की, ओएसोफेगस के ऊपरी भाग में सिरोसा नहीं होता है। इट इज एब्सेंट इन अपर पार्ट ऑफ ओएसोफेगस। ये ओएसोफेगस के अपर पार्ट में बेटा नहीं होता है। सिरोसा में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगली लेयर आती है। सिरोसा के बाद जो दूसरी लेयर है वो है मस्कुलरिस। कौन सी है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर में क्या होता है? मस्कुलरिस को इसीलिए मस्कुलरिस बोल रहे हैं क्योंकि ये किससे बनी हुई है? मसल से बनी हुई है। और कौन सी मसल से बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है बेटा? स्मूथ मसल्स से बनी हुई है। ठीक, तो मस्कुलरिस किससे बनी है? स्मूथ मसल से। मस्कुलरिस किससे बनी हुई है बेटा? स्मूथ मसल से बनी हुई है। तो सबसे बाहर सिरोसा, सिरोसा के बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से। अब यहां पर जब आप देखते हैं बेटा तो दो तरह की स्मूथ मसल्स होती हैं। कुछ स्मूथ मसल्स बाहर की तरफ होती हैं और कुछ स्मूथ मसल्स अंदर की तरफ होती हैं। समझिएगा बात को, ठीक है? कुछ बाहर होंगी और कुछ अंदर होंगी। आउटर वाली स्मूथ मसल्स को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं। और इनर वाली, ये देखिए, ये आप लॉन्जिट्यूडनल देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स आप देख पा रहे हैं। ये क्या है? लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, ये क्या है? लॉन्जिट्यूडनल। ये सीधे सीधे अंदर घुसी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं। ये क्या है बेटा? लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। ये आउटर हिस्से में है, बात समझिएगा। और इनर में कौन सा हो जाएगा? सर्कुलर। तो आउटर लॉन्जिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। आउटर लॉन्जिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं और इनर सर्कुलर मसल्स हैं। बात समझिएगा, ठीक है? आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। बात समझना बेटा जरा गौर से यहां पर, है ना? उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर, एट सम प्लेसेस, कुछ जगह पर, एट सम प्लेसेस an additional layer may also be present in the muscularis region. Additional layer may be present in the muscularis layer
मस्कुलरिस लेयर। जैसे कि ये प्लेसेस कौन सी, इसको हमको ध्यान रखना होगा, एट सम प्लेसेस जस्ट लाइक ऑफ स्टमक। जैसे कि हमारा स्टमक, स्टमक में बेटा एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस मस्कुलरिस लेयर में, यानी कि आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर के बीच में एक और लेयर हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑब्लिक लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर। तो आउटर यहां पर लॉन्जिट्यूडनल है, इनर हमने अभी आपको बताई कौन सी होती है, इनर इनर होती है आपकी सर्कुलर, और मिडिल कौन सी हो जाएगी बेटा, ऑब्लिक। मिडिल कैसी हो जाएगी, ऑब्लिक। तो आपको लॉन्जिट्यूडनल है आउटर, इनर है सर्कुलर, और मिडिल है ऑब्लिक। आपको कुछ नहीं याद रखना है, बहुत सिंपल तरीका है। स्टमक में मसल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, LCO से। कैसे, LCO से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, LCO से। और यहां पर आपको याद कैसे रखना है कि आउटर लॉन्जिट्यूडनल है, याद रखना आउल, आउल मतलब उल्लू वाला आउल। तो बस आउल में ये किससे बना, आउ प्लस ला, ला का मतलब एल हो जाएगा, आउ से आउटर, ला से लॉन्जिट्यूडनल, खत्म हो गई बात। ठीक है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, नहीं बेटा मस्कुलरिस तो खुद एक लेयर है, यानी दो यहां पर इस लेयर में जो मसल्स मिल रही हैं वो हम बात कर रहे हैं। एक लेयर सिरोसा पूरी एक लेयर है, एक लेयर आपकी मस्कुलरिस है, एक लेयर आपकी मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस किन मसल से मिलकर के बनी है, मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बनी। अब स्मूथ मसल्स की 3 लेयर है, यूजुअली तो 2 लेयर होती हैं, आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, लेकिन कहीं कहीं पर लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में एक और लेयर आ जाती है। ये हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर एक और एडिशनल लेयर आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक लेयर। और ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हो जाएगा यहाँ पर स्टमक। हाँ ये आपका LOC होगा भाई, बिल्कुल सही बात, LOC। ठीक, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर और मिडिल ऑब्लिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो अब आता है तीसरा। अच्छा ये याद रखना यार, सिरोसा में मीजोथीलियम के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ठीक है, यहाँ पर सिरोसा में बेटा इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मीजोथीलियम के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। किसमें, सिरोसा में। मस्कुलरिस में, मस्कुलरिस की अगर बात करते हैं, मस्कुलरिस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मस्कुलरिस में क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ स्मूथ मसल्स हैं। फिर आता है हमारा सब म्यूकोसा। कौन सा आता है बेटा, सब म्यूकोसा आता है। सब म्यूकोसा की बात करते हैं, सब म्यूकोसा की बेटा अगर हम लोग बात करेंगे तो सब म्यूकोसा में क्या चीजें आती हैं, सब म्यूकोसा किससे बना हुआ है, सब म्यूकोसा बना होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बना है, हम पेन बदल लेते हैं यहां पर, इट इज मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और इस सब म्यूकोसा में और भी चीजें होती हैं। दिस सब म्यूकोसा ऑल्सो कंटेन्स NBLV। यहां पर क्या होता है, NBLV होता है। क्या होता है, NBLV। N फॉर नर्व्स, B फॉर ब्लड, L फॉर लिम्फ, और V फॉर वेसल। वेसल कॉमन है ब्लड और लिम्फ में, यानी ब्लड वेसल होती है यहाँ पर और
लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो नर्व्स, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। तो यहां पर क्या होता है, नर्व, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। ठीक है। अच्छा बेटा मिडिल ऑब्लिक ही होती है रूपांशी, मिडिल जो है ना वो ऑब्लिक ही होगी बेटा। ठीक है। आउटर सर्कुलर है, इनर, अब वो ट्रिक में अगर आपने आउटर सर्कुलर, इनर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर और उसके नीचे आप मिडिल लिखेंगे तो एलसीओ बन जाएगा। ठीक है, वरना ऐसे अगर लिखेंगे तो एलओसी बन जाएगा, वो एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये एल है, मिडिल ऑब्लिक और इनर सर्कुलर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए तो जब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो अगली चीज क्या आएगी देखिए। अब सबसे आखिरी में आता है बेटा म्यूकोसा। क्या आता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होती है। म्यूकोसा भी हमने क्या बताया बेटा, म्यूकोसा जो है हमारा इनर मोस्ट लेयर है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। देखिए हमने क्या कहा, हम इसको एक बार फिर से अलग से बता देते हैं आपको। देखिए हम फिर से अलग से बता देते हैं, रिटर्न बता देते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। देखिए, देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल की जब हिस्टोलॉजी यानी कि सेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे, टीएस पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 4 लेयर्स, ओएसोफेगस से लेकर के, फ्रॉम ओएसोफेगस टू रेक्टम, ओएसोफेगस से रेक्टम तक कितनी लेयर्स मिलेंगी, 4 लेयर्स मिलेंगी। कितनी लेयर्स मिलेंगी, 4 लेयर्स। सबसे बाहर सिरोसा, सिरोसा किससे बनी हुई है, मीजोथीलियम से। किससे बनी है, मीजोथीलियम से, और इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक, और ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, सिर्फ इतनी सी बात है। और मीजोथीलियम किसे कहते हैं, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। मीजोथीलियम हम लोग अभी हमने आपको बता दिया हालांकि ये बात, ये क्या है बेटा, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ठीक है। अच्छा, सिरोसा के बाद दूसरी कौन सी लेयर आती है बेटा, मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस किससे बनी है, स्मूथ मसल्स से बनी है। किससे बनी है, स्मूथ मसल्स से बनी है। स्मूथ मसल्स यहाँ पर 2 लेयर्स में होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर को लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं, यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स मिलती हैं, और इनर में बेटा सर्कुलर मिलती है मसल। कहीं कहीं पर इन दोनों के बीच में एक एडिशनल मसल लेयर भी मिल जाती है, कहीं कहीं पर, जरूरी नहीं है सब जगह। ठीक है, कहीं कहीं पर, ठीक है, एक एडिशनल मसल लेयर भी मिल सकती है जिसको ऑब्लिक कहते हैं, जो स्टमक में मिलती है, स्टमक वो जगह है। ठीक, अच्छा, जिसको ऑब्लिक कहते हैं। अच्छा, ऑब्लिक का मतलब तिरछा, लॉन्जिट्यूडनल सीधे सीधे अंदर गया है। देखिए लॉन्जिट्यूडनल इस तरह से है, यानी ये सीधे अंदर चला गया, सीधे अंदर है ये लॉन्जिट्यूडनल। कुछ सर्कुलर है इस तरह से, ये सर्कुलर है। ठीक, और ऑब्लिक का मतलब मान लीजिए ऐसा तिरछा, ऐसी मत तिरछी मसल होगी, स्लाइटली स्लैंटेड, तिरछी, तो उसको ऑब्लिक बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस के बाद हमने आपको तीसरी बताई सब म्यूकोसा। मस्कुलैरिस के बाद कौन सी बताई हमने, सब म्यूकोसा बताई। सब म्यूकोसा किससे बनी है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ठीक, उसके साथ साथ यहां पर एनबीएलवी भी होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स एनबीएलवी, यानी कि नर्व्स होती हैं, यहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं, यहां पर
लिम्फ वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? लिम्फ वेसल्स होती हैं। आई होप अब आपको अच्छे से आ रहा होगा समझ में। ठीक, अभी हम सब बता रहे हैं बेटा, पहले वहां तक पहुंचने तो दो यार, ल्यूमेन तक। पहले ल्यूमेन, अभी जो बता रहे हैं वो तो समझिए बेटा। सब म्यूकोसा के बाद बेटा आखिरी लेयर आती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है बेटा, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक, अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो अब और आगे बढ़ते हैं और हम लोग म्यूकोसा के बारे में पढ़ते हैं। जो म्यूकोसा होता है बेटा, ये इनर मोस्ट लेयर है या इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, यानी जो म्यूकोसा होती है, ये मॉडिफिकेशंस भी शो करती है। ये क्या शो करती है? मॉडिफिकेशंस भी शो करती है। तो हमारे पूरे चैप्टर में अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉडिफिकेशन दिए हैं। हम आपको एक साथ सारे मॉडिफिकेशन यहीं पर बता देंगे, जिसकी वजह से आपको एक साथ सारा तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, तो अब देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा की हम इनर मोस्ट लेयर ही पढ़ा रहे हैं अभी। म्यूकोसा की बात करते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं बेटा? म्यूकोसा की बात करते हैं। तो म्यूकोसा कह रहा है ये इनर मोस्ट लेयर है। एम्प्टी स्टमक में, खाली पेट में क्या होता है? एम्प्टी स्टमक में यही म्यूकोसा कुछ इरेग्युलर फोल्ड्स बनाता है। अच्छा बेटा, इरेग्युलर फोल्ड्स बनाता है, जिसको हम लोग रियुगे कहते हैं। क्या कहते हैं? रियुगे कहते हैं। हमारा म्यूकोसा, खाली स्टमक का जो म्यूकोसा है, ये चारों लेयर हर जगह मिलेंगी। चारों लेयर तुमको इसोफेगस में मिलेंगी, यही चारों लेयर तुमको स्टमक में भी मिलेंगी, यही चारों लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलेंगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी मिलेंगी, रेक्टम में भी मिलेंगी। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, म्यूकोसा का यदि एम्प्टी स्टमक है, यानी एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में म्यूकोसा क्या करता है बेटा? ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाता है, जिसको हम लोग रियुगे कहते हैं। हाँ बेटा, रियुगे स्टमक में बोलेंगे। ठीक, यही म्यूकोसा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? इट फॉर्म्स विलाई। ये क्या बनाता है बेटा? विलाई बना देता है। क्या बना देता है? विलाई बना देता है। और ये विलाई किससे घिरा रहता है बेटा? इट इज कवर्ड विद एपिथीलियम। इट इज कवर्ड विद एपिथीलियम। और इसकी जो एपिथीलियम होती है बेटा, उसकी सरफेस पर क्या होते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं। जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है बेटा? एक ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस दिखता है। कैसे अपीयरेंस दिखता है? एक ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस दिखता है। इट गिव्स ए ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। ठीक, अभी हम आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे। ठीक, और कहा जाता है कि ये विलाई और माइक्रोविलाई दोनों मिल करके, दीज विलाई along with माइक्रोविलाई, ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक, एपिथीलियम जो होता है, ये सरफेस, एपिथीलियम की सरफेस पर, ऐसे लिख लो, एपिथीलियम की सरफेस पर माइक्रोविलाई होता है। ठीक, अच्छा, हम इसी बात को हम आपको दिखाना चाहते हैं डायग्राम में। ये देखिए, आप सबकी स्क्रीन पे आ रहा है? सबकी स्क्रीन पे आ रहा है? बताइए जल्दी से, ये डायग्राम सबकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है? अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम है। ये देखो, ये म्यूकोसा है। ठीक है, म्यूकोसा ने क्या बनाया? ये देखो, ये विलाई बनाया। ये क्या बनाया बेटा? विलाई बनाया। ये देखो,
ये क्या बनाया, विलाई, ये विलाई बना हुआ है, ठीक है। अब इतने हिस्से को हम इस विलाई वाले हिस्से को क्या कर दें, अगर इनलार्ज कर दें, इतने हिस्से को हम इनलार्ज करके इधर देख रहे हैं जब, तो देखो विलाई जो है चारों तरफ से ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, ये क्या है हमारा एपिथीलियम है ना, ये क्या है देखो एपिथीलियम है, ये देखो ये एपिथीलियम है, ये विलाई के ऊपर क्या है एपिथीलियम, हम सबको दिख रहा है, ठीक है, हम सबको दिख रहा है एपिथीलियम। तो ये हमने इनलार्ज किया तो ये देखो विलाई के ऊपर एपिथीलियल सेल्स हमको दिखे। अब हम इतने हिस्से को अगर इनलार्ज करके इधर देखें तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं बेटा कि ये एपिथीलियल सेल्स हैं हमारे, एपिथीलियल सेल की सरफेस के ऊपर ये देखो ये क्या दिख रहे हैं, ये माइक्रोविलाई है, ये इस तरह से यहां पर क्या दिखेंगे बेटा, माइक्रोविलाई दिखेंगे। आई होप आपको आ गया होगा, ठीक, क्लियर है सबको बेटा, जल्दी से बताइए। ठीक है ना, तो ये हो गई बात, ठीक। अब देखिए होता क्या है बेटा, ये जो विलाई है हमारा, ठीक, विलाई के अंदर क्या होता है, विलाई जो है हमने इस तरह से विलाई बनाई, इस विलाई में क्या होता है, दिस विलाई कंटेन्स लैक्टियल, इस विलाई में क्या होता है बेटा, लैक्टियल होता है। ये लैक्टियल क्या होता है बेटा, देखना जरा हमारी बात को समझना बहुत ध्यान से। ये हमने मान लो विलाई बना दी, ये क्या बना दी, ये विलाई बना दी, ये विलाई बना दी, ठीक। इस विलाई की सरफेस के ऊपर ये एपिथीलियम बनाया है ना, ये विलाई को घेरे हुए एपिथीलियम है, ये क्या है, विलाई को घेरे हुए बेटा ये क्या है, देखिए एपिथीलियम है, विलाई को घेरे हुए ये क्या है, एपिथीलियम है, ये देखिए विलाई को घेरे हुए एपिथीलियम है बेटा, ठीक है। इस एपिथीलियम को जब तुम बेटा माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुमको माइक्रोविलाई भी दिखेगी ऊपर, जो इसको ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देखेगी। अच्छा बेटा, इस विलाई के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक और उंगली की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, ये देखो ये क्या होता है बेटा, ये लार्ज लिम्फ वेसल होती है बेटा, ये क्या है, ये हमारी लिम्फ वेसल होती है। और इस लिम्फ वेसल के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज लिपटी रहती हैं, क्या लिपटी रहती हैं, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज लिपटी रहती। तो ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ब्लड कैपिलरीज बना दी, बात समझना बहुत गौर से, ठीक। एंड दिस लार्ज लिम्फ वेसल सराउंडेड विद ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड लैक्टियल। और इन दोनों को हम लोग साथ में क्या कहते हैं बेटा, लैक्टियल कहते हैं। और ये लैक्टियल क्या करता है, दिस लैक्टियल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन। और ये किस चीज का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, क्या करता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब क्वेश्चन है तुम्हारे, समझे, तो ये जरूर याद रखना, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है, ठीक। उसके बाद कुछ चीजें और देखो जरा बेटा, इन ये जो विलाई हमने बनाया ना, इस विलाई के बीच बीच में क्या होता है, कुछ और प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, पता है, ये देखो इन विलाई के बेसेस के बीच में, यानी इन विलाई के बीच में क्या होता है, ये कुछ और प्रोजेक्शंस बनते हैं, ये क्या है पता है, दीज आर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, ये क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन है, समझे कि नहीं समझे, बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई, विलाई के बीच में क्या होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है। और बेटा ये जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है ये क्या है तुम्हारा, दीज आर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का नाम सुना है कभी, थोड़ा कंजेस्टेड हुआ जा रहा है बेटा, समझ लेना, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। बस छोड़ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, 4 अभी बजा नहीं है बेटा, अभी 2 मिनट है यार, तुमको पढ़ना है तब तुम ऐसे कर रहे हो। चलो अब कुछ चीजें हम आपको और मॉडिफिकेशन बता दें, अगर आपके हिसाब से हो गया है बेटा तो आप छोड़ सकते हैं क्लास, कोई मसला नहीं। अच्छा अब हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक।
म्यूकोसा की ही अगर बात करते हैं, 2-3 मिनट, ठीक। अब देखिए, एम्प्टी स्टमक में रियुगे बनाया बेटा। इस म्यूकोसा की जो एपिथीलियम है ना, म्यूकोसा की एपिथीलियम में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग गोबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गोबलेट सेल्स कहते हैं, ठीक। गोबलेट सेल्स की अगर बात करें तो ये गोबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। और ये म्यूकस क्या करता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल को ल्यूब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेशन करता है, ठीक। ल्यूब्रिकेशन करता है, ठीक। जिसकी कल की क्लास मिस हो गई है उसको हम बताते हैं अभी क्या चीज करना है। अभी छोड़िएगा नहीं क्लास, 1 मिनट रुके रहिएगा, ठीक। और बेटा यही म्यूकोसा हमारे स्टमक में क्या करता है? यही म्यूकोसा हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बनाता है। क्या बनाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बनाता है। इज इट क्लियर? सबको आ गया समझ में? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, ठीक। आई होप आ गया होगा। ये हमारी एनसीईआरटी में बना है, देखो, ठीक। ठीक, जल्दी से पूछिए जो भी डाउट है। ये देखिए, ये हमने क्या बनाया? ये विलाई है। ये क्या है? ये विलाई है बेटा, ये विलाई है, ये विलाई है तुम्हारा, ठीक है। विलाई के अंदर ये क्या है तुम्हारा? लिम्फ वेसल। ये अकेले अगर देखोगे तो लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल है, ठीक। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इसके चारों तरफ ये जो ब्लड वेसल्स लिपटी हैं, ये ठीक है, लिम्फ वेसल अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, सराउंडेड विद ब्लड वेसल, इसको हम लोग लैक्टियल कह रहे हैं बेटा। ये बात याद रखना। और ये फैट एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है? फैट का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक। चलिए, ये हो गई बात, ठीक। और इसके बीच में ही ये देखो क्या है? विलाई के बीच में ही क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्या है बेटा? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये भी क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। और यही क्या है? हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ाएंगे जब हम तुमको ग्लैंड्स पढ़ाएंगे कल की क्लास में। ये क्या हो गया? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ब्लाइंड सैक का मतलब दोनों तरफ से खुला हुआ। बेटा विलाई में तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल होती है, ठीक है। विलाई में बिल्कुल ब्लड की सप्लाई होती है। अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ठीक है, बिना ब्लड की सप्लाई के अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। हम आपसे क्या बता रहे हैं आखिरी बात की ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई बिल्कुल होती है बेटा। और ब्लड की सप्लाई होने के बाद क्या होता है? यहाँ पर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टियल है। ये कैसे एब्जॉर्प्शन करता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक। ठीक है, तो पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, स्टमक जे शेप्ड हमेशा ही रहेगा। बस स्टमक जो है ना, जब खाली होगा तो स्टमक का म्यूकोसा कुछ इरेगुलर फोल्ड्स बना देगा, ठीक है, जिसको हम लोग रियुगे कहेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये म्यूकस है और सबसे अंदर जो स्पेस ये बन रहा है ये ल्यूमेन है, ठीक है। चलिए, ठीक, ये कर लीजिएगा बेटा। जिसकी कल की क्लास छूटी है वो अगर आप यूट्यूब से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इसी पीडीएफ में चैनल का नाम लिखा है, उस पे आपको डाइजेशन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो क्लास आपकी छूटी है वहां थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में है, क्योंकि वो अभी आपको लेकिन लिमिटेड में पढ़ना है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू।